नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं आज इस वक्त खड़ा हूं यूएई के आबू धाबी के BAPS टेम्पल पर। BAPS वो टेम्पल है जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री, हम कह सकते हैं दूसरी बार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को किया था। और आज 9 जून का दिन है। 9 जून 2024 वो दिन है जो अब से कुछ देर पहले हिंदुस्तान में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। उनका कैबिनेट शपथ ले चुका है। और इस वक्त जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे साथ कुछ मेहमान हैं। एक मेहमान है हिंदुस्तान से ही है। आपका शुभ नाम क्या है? मिस्टर राजीव गहवा। राजीव जी, आप कहाँ से हैं? मुंबई से मैं आया हूँ यहाँ। मुंबई से हैं आप। और मैं पहले आगे बढ़ने के बता दूं कि मैं इस समय यहाँ यूएई में दुबई आया हुआ था। मेडिकल इमरजेंसी कुछ मेरे परिवार में हुई थी, उसमें आया था। जो इमरजेंसी है उसको लेकर डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। और साथ साथ ईश्वर से प्रार्थना करने का अवसर मिला तो मैं यहाँ आया हुआ था। साथ साथ अवसर ऐसा था तो मैंने कहा क्यों ना बात की जाए, क्योंकि मेरे साथ एक मेहमान है राजीव जी। आज शपथ ली है नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? तो देखिए, शपथ ली है और ये कंटिन्यूएशन रहा है बीजेपी गवर्नमेंट का। बट इस बार ये गवर्नमेंट बीजेपी की ना होकर एनडीए की गवर्नमेंट है। जैसा कि सब जानते हैं कि इस बार बीजेपी अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं हासिल कर पाई है। तो कुछ कंट्रोल्स रहेंगे, कुछ मुश्किलात रहेंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये एक एब्सोल्यूट गवर्नमेंट से बेहतर एक कंट्रोल्ड गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छी है, ताकि सारे लोगों का उसमें व्यू पॉइंट रहे और सारे लोगों को पार्टिसिपेशन मिले। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये सरकार थोड़ी सी पिछली दो सरकारों से अलग है, क्योंकि यहाँ पर सहयोगी दलों का भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा और सरकार को चलाना उतना आसान नहीं होगा जितना कि पहले होता। मैं यही सवाल करने वाला था कि इस बार दृश्य अलग है। नरेंद्र मोदी 2014-2019 ऐसे सशक्त नहीं है दल उनका, क्योंकि ये अब साझा सरकार है। नरेंद्र मोदी को साझा सरकार चलाने की कोई एक्सपीरियंस नहीं है। भले ही वे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, फिर 2014 से 2024 तक राज किया, लेकिन 2014 से 2024 के राज और इस राज्य में क्या कठिनाई है, किस तरह की मुश्किलें उनके समक्ष पेश आ सकती हैं? क्योंकि आप एक हिंदुस्तानी हैं, आप भी यहाँ आए हुए हैं, घूमने के लिए आए हैं। क्या आप पाते हैं, क्या आपको लगता है, क्या मुश्किलात या किस तरीके की कठिनाइयाँ मोदी को आई? मुश्किलात तो देखिए ये है कि थोड़ा सा जो एक हिंदुत्ववादी जो इमेज बीजेपी ने बना रखी थी और मुसलमानों को सिरे से किसी भी उसमें पार्टिसिपेट ना किए जाने की चीज़ें समझ देखने में आ रही थी, उन चीज़ों पर थोड़ी सी लगाम लगेगी और एक सर्वधर्म संभाव वाली चीज़ें अब बेहतर तरीके से उभर के आएंगी, क्योंकि बाकी जो पार्टीज़ हैं उनका वोट बैंक इस तरीके का नहीं है। चाहे बीजेपी, चाहे TDP हो, चाहे JDU हो, और भी दूसरा जो सहयोगी दल है, वो सब प्योरली पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अब जो ये भी दिख रहा है कि मजबूरी वाली सरकार है। आप पिछली जो सरकारें देखते रहे, मोदी ने एक तरफा राज किया, एक तरफा चलाया, किसी की सुनने की आदत उन्हें नहीं रही है, हम बात रहे। तो इस बार जो हमने कैबिनेट में जो जगह मिली है उसमें भी हम देखते हैं कि प्रतिनिधित्व में बीजेपी काफ़ी नंबर्स में पीछे आई है। क्या आपकी है कि ये मानते हैं कि मजबूरी अभी से शुरू हो गई? बिल्कुल। देखिए, ये पहले जैसी निरंकुश सरकार नहीं रही है और ये सरकार गवर्नमेंट विद कंट्रोल है। तो कंट्रोल है इसमें एनडीए के खिलाफ। तो सरकार चलाना उनकी मजबूरी है, लेकिन साथ में मुश्किलात भी हैं जिनको उन्हें रिजॉल्व करना पड़ेगा। ईगोस टकराएंगे, क्लैशेस होंगे, लेकिन उन ईगोस पे बीजेपी को ही थोड़ा सा नीचे झुकना पड़ेगा, जो कि शायद पिछले 2 गवर्नमेंट में नहीं देखने में आया है। तो थोड़ा सा उनको अपना स्टांस चेंज करना पड़ेगा, बीजेपी को अपना नज़रिया चेंज करना पड़ेगा कि सरकार चलानी है और डेवलपमेंट लाना है। सहयोगी दलों को साथ में लेके चलना पड़ेगा और उनकी भी कुछ नहीं, क्या आप सोचते हैं आप ऐसा कि वो चल पाएंगे? मोदी का स्वभाव नहीं है, हमने स्वभाव नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मजबूरी बहुत सारी चीज़ें कराती है आदमी से। सरकार उनको चलानी है, क्योंकि अदरवाइज़ तो क्या होगा कि वो इस तरह का अपना वो नहीं बदलाव में लाएंगे अपने स्वभाव में, तो सरकार मुझे लगता है ये चलनी पाएगी, करी जाएगी सरकार। अब कैबिनेट तो बन गई है, कैबिनेट के बाद खींचतान विभागों भी होना है। जब मेरे दर्शक ये देख रहे हैं तो वीडियो शायद विभाग बढ़ भी जाए, लेकिन आप मानते हैं कि जैसे पहले विभागों को लेकर रहा कि जो मनमाफिक था
अब वो भी नहीं चल पाएगी, ये मान सकते हैं आप? हाँ, नहीं चल पाएगी। देखिए अब क्या है, देखिए विभागों को तो उस हिसाब से उनकी जो मांगे हैं उसको भी समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा बीजेपी को, और अपने ही हिसाब से सारे विभागों का बंटवारा अब नहीं हो सकता है। आपस में बैठ के अपने एनडीए के घटक दलों से बातचीत करके ही ये होगा। तो मेरा ये मानना है कि ये एक अच्छा डेवलपमेंट है इंडिया के लिए, और इस तरीके से जो है वो सरकार पे अंकुश भी रहेगा और सरकार अपने प्रोग्राम भी पूरे कर पाएगी। आप एक हिंदुस्तानी हैं, आप दुबई हैं इस समय, क्या आपको लगता है कि पूरे चुनाव में गलतियाँ किस प्रकार की क्या गलतियाँ हैं? तो एक तो वो चीज़ थी, दूसरी चीज़ ये थी कि कंसोलिडेट होना अपोजिशन का। कुछ अहम लीडूबा हम ऐसा कह सकते हैं? हाँ, अहम वही भाषा का जो प्रयोग था वो अहम के कारण ही था। तो वो अहम था, और कहीं ना कहीं बीजेपी में ये ओवर कॉन्फिडेंस था, खासतौर से यूपी को लेके कि यहाँ तो हम जीत ही लेंगे। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस भी कहीं महाराष्ट्र में जो रहना पड़ा है, आप 370 या उससे ऊपर कहते थे भारतीय हाँ, जनता हाँ, पार्टी हाँ। अपने ऊपर आएगी, 400 के पार भारतीय जनता पार्टी की बात करते थे। आपका स्वर सिर्फ मोदी 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 हुआ करता था, मैं होता था। अब आपको बदलना पड़ा है। कहीं ये भी संदेश जा रहा है कि आप चाबी टीडीपी और साथ में नीतीश कुमार के हाथों में है, कहीं चिराग पासवान के हाथों में दिख रहा है। जिस तरीके से कैबिनेट बनी है उसमें जिस तरीके से आपको स्थान देना पड़ा है, कुछ बहुत छोटे छोटे दल हैं उनको देना पड़ा है, तो साफ नज़र आता है कि अब आपका एक बुरा वक्त भी हम कह सकते हैं, और साथ साथ एक जो आपका एक ओहरा था उसमें कहीं बहुत डेंट हुआ है, ऐसा हम मान सकते हैं। हाँ, बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा है इन सब चीज़ों में, और कहीं ना कहीं मोदी की साख पे और मोदी के उस पर फ़र्क तो पड़ा है। लेकिन क्या है कि ये सब चीज़ें होती है, राजनीति ऐसे ही होती है, फिर आदमी को बदलना पड़ता है। जो आदमी नहीं बदल पाएगा वो राजनीति से बाहर हो जाएगा। तो यदि ये मोदी और अमित शाह नहीं बदल पाएंगे, सरकार गिर जाएगी, आगे राजनीति से बाहर हो जाएगी। तो इनको बदलना पड़ेगा, और बदलने की ज़रूरत भी है, बदलना भी चाहिए। और हाँ, लेकिन अब इनके जो अब देखिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो नहीं है पूरे। हम अगर 14 से देखें, 14 से लेकर 24 तक भले ही कहा गया कि एनडीए है या एक कई दलों की मिले हुए पूरा घटक दल है, लेकिन होता वो रहा जो मोदी चाहते रहे। अब इस बार बहुत बदलाव है। देखिए मुस्लिम को लेकर पूरा जो आपने अभी कहा कि मोदी की भाषा, हिंदू मुस्लिम हुआ, आपने मंगलसूत्र भी देखा, आपने वो मुजरा भी सुना, सब चीज़ें आई, और ख़ासकर मुस्लिम आरक्षण। और मुस्लिम आरक्षण जो कहा था कि मैं नहीं होने दूंगा धर्म के आधार पर, लेकिन अभी टीडीपी का जो अपना एजेंडा है या नीतीश कुमार का जो एक अपना एजेंडा है, साथ साथ वो जो जनसंख्या वाला जो है एक मसला है ही कि जातिगत जनसंख्या करानी है, तो इन इश्यूज़ पर क्या कुछ होगा फिर? और भी चाहे वो सीए हो या और इस तरीके के जो प्रोग्राम्स थे, उनका क्या होने वाला है? क्या आप सोचते हैं एज ए हिंदुस्तानी? नहीं, मेरे ख्याल से उनमें बहुत सारे प्रोग्राम्स में कहीं ना कहीं बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हों, कुछ चीज़ें अच्छी आ सकती हैं, कुछ चीज़ें ख़राब जो है उन पर बैठ के बातचीत की जा सकती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर पार्टी अपना कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर पार्टी मानेगी, एक बार मिल बैठ के बातचीत होगी कि वो एजेंडा ठीक नहीं है गवर्नमेंट के लिए या देश के लिए। तो ऐसी चीज़ें मिल बैठ के बातचीत करती है, और वो मिल बैठ के दादागिरी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, और मिल बैठ के बातचीत करके ही करना पड़ेगा। बार बार झुकना पड़ेगा हर जगह। आपको यदि सरकार चलानी और अगर आप नहीं झुके तो शायद सरकार गिर भी सकती है। आगे इंडिया तो घात लगाए बैठी है, और घात लगाना उसका वाजिब हो जाना। इशू बेस्ड राजनीति पूरे उसमें करती रही, मोदी ने इशू बेस्ड राजनीति नहीं की थी। तो ऐसे में क्या क्या मजबूरियाँ और नजर आती हैं? नहीं, मजबूरी यही है कि देखिए अभी कुछ इश्यूज़ को तो इन्हें टालना पड़ेगा। जो भी एजेंडा ये लेके पहले चल रहे थे, कुछ इनको इन्हें टालना पड़ेगा। अभी तो प्राथमिकता ये होगी किसी तरह सरकार चलानी है और उन लोगों को सेटिस्फाई करना है। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो अपना बीजेपी का एजेंडा है वो नहीं पूरा कर पाएगी इसमें। और लेकिन कुछ जो कॉमन ऐसे प्रोग्राम्स हैं वो तो चलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, और बाकी इनको अभी ध्यान देना होगा स्वास्थ्य पे, एजुकेशन पे, ये ज़रूरी है। उसके लिए बाकी पार्टीज भी एग्री होगी। तो इस तरह के प्रोग्राम सभी इनको चलाने पड़ेंगे, और उन पर बैठ के बातचीत करके कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है वो देखना पड़ेगा। राजू जी, आपने बातचीत में बताया था कि आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हिंदुस्तान के होने करते। मध्य प्रदेश में जो 29-0 का एक नतीजा है, लेकिन वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। जो पिछली
बार तक 2 काबीना रही हैं, चाहे 14 से 19 और 19 से 24 7 मंत्री होते थे, वहाँ कर्टल हो गया है, कट चार्ट हो गया है। ऐसे ही आपको कई जगह खून का भी घूट पीते मोदी नजर आए हैं। बीजेपी के लोग जो उनका निर्बोध हाथ नहीं मिल पाए, इस पर एक टिप्पणी। और शिवराज सिंह चौहान पे भी पूछूंगा। नहीं, देखिए वही बात वही है कि क्या है कि एमपी में जो परफॉर्मेंस आया है और उससे यूपी में जो परफॉर्मेंस आया है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को अपना एक मंथन किया होगा, और मंथन करने का ये पाया होगा कि जहाँ पर अभी चुनाव होने वाले हैं, जहाँ पर सेटबैक है यूपी के वजह से शॉक टू बीजेपी, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा वो लोगों को उसमें कवर कर सके। तो ये उनकी मजबूरी है, राजनीति मजबूरी है, स्ट्रेटजी है, जो भी आप कह लें इसको, बट ये करना पड़ा इनको। और उसी के तहत मुझे लगता है कि एमपी में थोड़ा सा कम पार्टिसिपेशन हुआ है। 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे हैं, 6वीं बार सांसद बने हैं। उनकी मोदी की सरकार में ताजपोशी मंत्री के तौर पर हो गई। मामा हताश थे, नाराज थे। जो 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ था, शानदार परफॉर्मेंस था, 163 सीटें लेकर आई थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन श्रेय नहीं दिया गया था मोदी शाह के बीच। लेकिन आज हमने देखा था सुबह, जब ये जो कैबिनेट के गठन के पहले मोदी ने सुबह चाय पे जब बुलाया तो फ्रंट में रो में मामा थे और बड़े खुश नजर आ रहे थे, दिख रहा था उनके चेहरे पर चमक, खुशी। उस पर आपकी टिप्पणी? नहीं, ये तो देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कमबैक है शिवराज सिंह चौहान का, ये कि उन्होंने साबित कर दिया कि वो क्षेत्र पर मध्य प्रदेश पर जो पकड़ उनकी है वो किसी की नहीं है। तो भले ही पहले लोग कहते रहे हों कि वोट मोदी के नाम पे मिलते हैं, लेकिन वो साबित हो गया कि वोट मोदी के नाम पे नहीं, शिवराज के नाम पे मिलते थे एमपी में। अदरवाइज मोदी के नाम पे मिलते थे तो बाकी जगह भी मिले होते। तो शिवराज की पकड़ और मजबूत हो गई, देखते उन्होंने साबित किया है कि वो वहाँ के जो है एकमात्र किंग हैं, और उन्होंने ये विधानसभा चुनाव में साबित किया। उसके बाद उनको हालांकि इग्नोर किया गया, बट एक बहुत ही अनुशासित सिपा सलार की तरह वो बहुत शांत बैठे रहे। उन्होंने कोई इस पर मतलब टिप्पणी नहीं की, ना ही कोई इस पर उन्होंने कमेंट किया। लेकिन वक्त फिर बदला, अभी उन्होंने फिर प्रूव किया अपने आप को, और अब आप देखिए कि मंत्री पद वो हासिल करके बैठे हैं और उससे उनका कद भी बढ़ा है। शिवराज सिंह चौहान को मोदी का सक्सेसर भी माना जाता है, इस पर भी टिप्पणी आपकी कभी तारीफ? बिल्कुल देखिए, क्या है, कभी ऐसा वक्त बना, कुछ ऐसी स्थिति बनी तो क्या वो उसकी जगह ले सकते हैं? सब कुछ होता है। वोट कौन वोट आपके लिए ला रहा है? यदि शिवराज सिंह वोट ला पा रहे हैं, और शिवराज सिंह का अभी चूँकि सेंट्रल में जाएंगे तो सेंट्रल में वो दूसरे स्टेट से भी कोऑर्डिनेट करेंगे, तो बिल्कुल सर वो उसके चैलेंज कर सकते हैं वो मोदी को, तो इसमें कोई शक नहीं। और उनकी जो पकड़ है मासेस के ऊपर वो जग जाहिर है। बिल्कुल। खैर जी, अंतिम सवाल करूँगा, हम एक लाइन में कहें तो क्या ये इस बार का जो ताज मिला है मोदी को, मजबूरी में जो उन्होंने समझौते किए हैं, या जिन दलों को जो वो कल तक बड़ा बुरा भला कहा करते थे, उनके साथ में समझौता करके सरकार बनानी पड़ी, क्योंकि ये कांटों भरा ताज है? ये है, बिल्कुल है, बिल्कुल। मैं आपकी इस बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये कांटों भरा ताज है। इस बार सरकार चलाना उतना आसान नहीं है जितना कि पिछले 2 बार था, क्योंकि तब मेजॉरिटी थी, जो चाहे डिसीजन वो लेते थे। बट अब ऐसा नहीं हो पाएगा। कोई भी निर्णय उनको लेना है, कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, सभी दलों को साथ में बैठा के डिस्कस करके सब करना होगा, और कोई भी निर्णय को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दांतों के बीच में जीभ की ताजपोशी हुई है कि ये कब कट जाएगी, कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। राजीव जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो ये थे मिस्टर राजीव गहवार, जो हिंदुस्तान से आते हैं, और अभी जब मोदी कैबिनेट का गठन हुआ है, तो मोदी कैबिनेट के गठन के बाद उन्होंने जो बातें की हैं, और मेरा एक जो सवाल था कि क्या ये दांतों के बीच में जीभ की ताजपोशी, उन्होंने इसको माना है कि निश्चित तौर पर इस बार मोदी जो है कांटों भरा ताज उन्हें पहनाया गया है, पहना है उन्होंने, और ये उनकी मजबूरी भी थी। और ये मजबूरी, यदि वो इस सरकार को प्रॉपर तरीके से लेकर नहीं चल पाए अपने साथी सहयोगियों को, तो ये सरकार की हालत वैसी हो सकती है जैसी दांतों के बीच में जुबान की होती है। आप जरा भी इधर उधर हुआ तो जुबान कट जाया करती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। मैं बता दूं कि मैं यहाँ दुबई एक मेडिकल इमरजेंसी के लिए आया हुआ था। मेडिकल इमरजेंसी मैंने बताया वो अपने साथ चल रही है, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मंदिर में मैं प्रे के लिए आया था, और मन चूँकि पत्रकार मन है वो मानता नहीं, और इतना ऐसा अवसर था कि उधर हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह उनका हुआ, आज उन्होंने शपथ ले ली है, उनके काबीना जो है सहयोगियों ले ली है, तो मन नहीं माना, इसलिए मैंने ये कार्यक्रम किया। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यदि आपने ज्वाइन का बटन तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिकतर लोगों को शेयर कीजिए। वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। मैं फिर आपको बताऊं दर्शकों को कि मैं इस वक्त
यूएई के आबू धाबी के BAPS मंदिर से संजीव श्रीवास्तव हूँ। ये वही मंदिर है जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। आप हमारा जो साथ है, सहयोग है, प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।